गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा से पूर्व हम उसके पूरे पाठ्यक्रम पर यूनिट वाइज चर्चा कर रहे हैं। यानी कि यूनिट में प्रत्येक यूनिट से जो तीन तीन बड़े प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों में किन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन प्रश्नों से संबंधित यूनिट वाइज अपन अगर चर्चा करेंगे तो अपने लिए वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसका एक कारण है कि हर यूनिट को 20-20 अंक में डिवाइड किया गया है, यानी हर यूनिट से 20 अंक के सवाल आने ही आने हैं। तो जब यूनिट वाइज अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो यूनिट्स वाइज फिक्स एक अपने पास एरिया निर्धारित हो जाता है, जिसकी वजह से अपन पूरे के पूरे सवाल अटेंड कर सकते हैं। वरना अपन ऑल ओवर अगर देखें कि भाई महत्वपूर्ण कौन से हैं तो फिर उन महत्वपूर्णों में हम उलझ जाते हैं कि भाई यूनिट वाइज कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं या नहीं है, क्योंकि हर यूनिट को अटेंड करना जरूरी है और हर यूनिट से सवाल भी जरूरी है। तो आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भारत के इतिहास में यूनिट वाइज चर्चा कर रहे हैं कि किस यूनिट से किन किन प्रश्नों के आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बन रही है और कितने प्रश्न बन रहे हैं। प्रत्येक यूनिट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहली यूनिट पे। तो जो यूनिट फर्स्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब इससे पहले एक चीज देख लो आप, मैंने आपको पहले भी बता रखा है हर यूनिट से दो अति लघुत्रात्मक सवाल आएंगे 2-2 नंबर वाले, दो लघुत्रात्मक सवाल आएंगे 7-7 नंबर वाले, जिनमें से हर यूनिट से एक करना जरूरी होता है और एक निबंधात्मक आता है हर यूनिट से। तो इसका मतलब एक यूनिट से दो लघुत्रात्मक और एक निबंधात्मक सवाल आ रहे हैं, तो तीन तो बड़े सवाल आ रहे हैं और दो छोटे आ रहे हैं, और छोटे सवाल भी लगभग यूनिट के जो कंटेंट दे रखे हैं उन्हीं में से आता है। तो इसका मतलब एक जो यूनिट है वो बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। अपन यूनिट वाइज अगर क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो अपने लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। तो जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट से अपन को क्या क्या देखना है। पहली यूनिट में आपके जो पहला ही क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। बस ये पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये पहले यूनिट से हैं और लगभग ये सवाल आपके कंफर्म है। इस सवाल को आपको तैयार करके ही जाना है। इस सवाल की पूरी संभावना है कि ये सवाल आएगा। अब इसमें अलग अलग चीज से पूछा गया है, जैसे कई बार अपन कहते हैं पूरा लेख या फिर पुरातत्व सामग्री भी होती है। उसमें इंपॉर्टेंट अभिलेख भी पूछे जाते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्य। यानी जितनी भी जानकारी के स्रोत है, या तो वो ऑल ओवर पूरा सवाल पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के उल्लेख कीजिए या स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो उन स्रोतों के उल्लेख में आपको साहित्य, पुरातत्व सामग्री, अभिलेख, जितने भी सिक्के वगैरह मिले उन सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर वहां सवाल सिर्फ साहित्य का आए तब आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जितने साहित्य थे सिर्फ उन्हीं को लिखना है, और साहित्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी कह रहा हूँ साहित्य को आपको याद करके जाना है। हड़प्पा काल में तो खैर अपन को साहित्य मिला भी होगा, तो भी अपन कहते हैं उस समय की तो अपन लिपि ही नहीं पढ़ पाए, तो हड़प्पा को तो इतना नहीं देखा जाता। लेकिन वैदिक काल से लेकर के अपन अगर चौहानों के इतिहास तक पढ़े तो वहां तक अपने अपने पास साहित्य है और उन साहित्य का स्टडी करना है हमें। यानी जितना साहित्य पढ़ा जाएगा वो सारा का सारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्य था उसके बारे में इसमें ज्यादा पूछा जाता है और ये सवाल आने की संभावना है। अगर दो टुकड़ों में पूछ सकता है वो, देखो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के ऑल ओवर सोर्स भी पूछ सकता है, और कभी कभी वो पूरे नहीं पूछ करके सिर्फ साहित्य को पूछ सकता है। पूरे पूछे तब तो साहित्य भी लिखना है और सब लिखना है, और सिर्फ साहित्य पूछे तब सिर्फ साहित्य का उल्लेख करना है। ये गारंटेड सवाल है पहली यूनिट से। दूसरा, इस यूनिट्स में जो टॉपिक्स दे रखा है, ये टॉपिक्स तो ये दे रखा है, 3 सवाल आ रहे हैं बड़े, 2 लघुत्रात्मक, 1 निबंधात्मक। दूसरा सवाल आएगा पाषाण काल से रिलेटेड। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और निम्न पाषाण। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में एक ही सवाल आपको तो पढ़ना है पूरा। पाषाण काल, पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया वो इसी में लिखा हुआ है, तो आप पाषाण काल को याद करके चले जाए। एक प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत लिखे हुए हैं उन सारे स्रोतों की स्टडी करके जाना है। दूसरा, पाषाण काल पूरा पढ़ के जाना है आपको। और तीसरा, इसमें जो चीज इंपोर्टेंट दी गई है वो दी है ताम्र पाषाण काल की।
यानी जिस समय तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। तो आपके पास कितने सवाल, पहली यूनिट में सिर्फ 3 सवाल आएंगे और तीनों ही सवाल आपके सामने पड़े हैं, यानी यूनिट में सवाल ही 3 बन रहे हैं और 3 सवाल बन रहे हैं। तो आपको क्लियर याद करके चले जाओ कि एक यूनिट तो यहीं से क्लियर हो रही है, इसका मतलब यहाँ से कोई टॉपिक छोड़ने नहीं है, यहाँ से सवाल आएंगे। पहला सवाल 3 ही बन रहे हैं और 3 ही कंटेंट में दे रखे हैं। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत फिक्स है, गारंटेड सवाल है, ये याद करना है आपको। दूसरा पाषाण काल और तीसरा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में। तो इन तीनों को याद करके जाना है, ये 3 ही सवाल बन रहे हैं और तीनों ही आने वाले हैं। ये तो है यूनिट फर्स्ट, यानी कि 3 आएंगे, एक निबंधात्मक में 2 लघुत्रात्मक में, और लघुत्रात्मक में 2 में से कोई एक करना होगा। तो आपके पास 3 सवाल यूनिट फर्स्ट से लगभग क्लियर हो गए कि ये आने वाली संभावना पूरी है और आएंगे लगभग। अब अपन देखते हैं यूनिट सेकेंड। पहली यूनिट बड़ी इजी है, आप अगर ढंग से पढ़ो तो सवाल पूरे आने की संभावना है इसमें, क्योंकि इस यूनिट में टॉपिक बहुत कम दे रखे हैं। अब आते हैं अपन यूनिट सेकेंड पे। सेकेंड यूनिट में अपन ने दे रखा है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा दे रखा है वैदिक काल। क्या दे रखा है, एक हड़प्पा सभ्यता दे रखा है, एक वैदिक काल दे रखा है और एक लो युगीन संस्कृति दे रखी है। अब इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या चीज है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नगर नियोजन या स्थापत्य कला के बारे में। दूसरा पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, और तीसरा पूछा जाएगा इसके पतन के कारण, यानी इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। वैदिक काल जो है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक है और उत्तर वैदिक, इसमें इनकी क्या पूछी जाएगी, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। यानी आपके पास क्लियर है, हड़प्पा सभ्यता कंफर्म करके जाना है, हड़प्पा का सवाल आएगा। 3 टॉपिक्स बनते हैं, नगर नियोजन के संदर्भ में पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है या इसके पतन के कारण पूछे जा सकते हैं। वैदिक काल में जो चीज है वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा हुआ है, तो उसकी राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा और एक लो युगीन संस्कृति पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ भी कंटेंट अपने पास 3 ही है, 1, 2 और 3, और 3 ही सवाल आने हैं, एक निबंधात्मक में जाएगा और 2 लघुत्रात्मक में जाएगा। तो एक चीज याद रखना, यहाँ भी हड़प्पा कंफर्म करके जाना है, वैदिक काल कंफर्म करके जाना है और एक लो युगीन। 3 है और तीनों के आने की संभावना पूरी है। ये रही अपना यूनिट सेकेंड। इस प्रकार आपके सामने अभी तक 6 सवाल आ रहे हैं, उन 6 सवालों में से 6 सवाल ही बन रहे हैं यहाँ, तो 6 टॉपिक्स ही दिए हुए हैं। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं यूनिट्स थर्ड। यूनिट्स थर्ड में किसकी संभावना है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, आपके क्लियर हो जाएगा। हर यूनिट से सवाल छूटने की संभावना नहीं रहेगी। यूनिट वाइज पढ़ोगे तो फायदा रहेगा थोड़ा, बाकी डायरेक्टली सीरीज लेके बैठे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट महत्वपूर्ण सवाल लेके बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन अब पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। जो यूनिट थर्ड है उसमें क्या है, इसमें पूरा मौर्य काल है। ध्यान रखना, मौर्य काल कह रहा हूं, मौर्य कला नहीं। इसमें चंद्रगुप्त, मौर्य एवं अशोक, कितने हैं, 2, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक। इसमें क्या पूछा जाएगा वो चीज देख लो एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पूछी जा सकती है और अशोक की उपलब्धियां, 2 चीजें तो ये कंफर्म करनी है आपको, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की उपलब्धियां। और तीसरा, इसमें मौर्य कला के बारे में पूछा गया है और मौर्य कला में ही इसका एक भाग आता है स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में उस समय के राजमहल, अभिलेख, गुफाएं, ये सारी चीजें आएगी, स्तंभ कला वगैरह। तो ये चीज, एक तो मौर्य कला के बारे में, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, और दूसरा अशोक की उपलब्धियां पूछी जाएगी, और एक मौर्य कला के बारे में। आपके सामने एक चीज क्लियर है
कलाएं दो बड़ी फेमस हैं यहाँ, मौर्य कला और गुप्त कला, और दोनों ही अलग अलग यूनिट में है, इसलिए दोनों ही तैयार करके जाना है। हो सकता है दोनों ही पूछी जाए, तो अलग यूनिट में है तो आएगा ही आएगा। 3 सवाल बनते हैं, उनमें से एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपके कि भाई इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसके अलावा अपन पूछे तो पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदमन, कनिष्क एवं गौतमीपुत्र शातकर्णी। मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूं कि ये 4 व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से सवाल आना ही आना है आपके कंफर्म है। और इन व्यक्ति विशेष में 4 अपने पास व्यक्तियों के परिचय है, इनमें से किसी एक का आएगा। तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदमन, कनिष्क और गौतमीपुत्र शातकर्णी में से एक है और 2 इनमें से सवाल है। हो सकता है इनमें से 2 भी वो पूछ ले और एक इनमें से पूछ ले, इसलिए आपके यहाँ ध्यान रखना है कि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये और ये 2 भागों में बांटते हैं, तो इनका मतलब एक तो यहाँ से या फिर एक यहाँ से, ये संभावना बनती है सवाल की। तो 3 सवाल यहाँ भी बनेंगे, एक अगर मौर्य काल से पूछा गया है, दूसरा मौर्य कला से, तो तीसरा इन व्यक्तिगत परिचय में से पूछा जाएगा। एक की उपलब्धियां पूछी जाएगी, या तो पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, रुद्रदमन की, कनिष्क या गौतमीपुत्र शातकर्णी। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए टफ है कि 4 में से किसी एक के आने की संभावना है, फिर भी अगर वो 2 पूछता है तो आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि 4 आपको याद करके ही जाना है। लेकिन इससे बढ़िया अपने पास मौर्य कला क्लियर याद करके जाना है, और मौर्य काल में 2 लोगों की उपलब्धियां पढ़ के जाना है, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक के बारे में। अशोक का धम पूछा जाता है, तो अशोक का उपलब्धियां भी है, और उन्हीं उपलब्धियों में उसका सबसे बड़ा योगदान है अशोक का धम। तो ये चीज है यूनिट 3 में, ये चीज है मौर्य काल के में 2 राजाओं की उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में, और एक पूरी मौर्य कला पूछी जाती है। और तीसरा जो 4 व्यक्ति विशेष दे रखे हैं, पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदमन, कनिष्क और गौतमीपुत्र शातकर्णी, इसमें से कोई एक सवाल आएगा। अगर 2 आते हैं तो बड़े भाग्यशाली हो आप, कोई पूछने वाला पूछ भी लेता है 2, पर आने की संभावना एक ही है इसमें से। क्लियर? तो यहाँ भी आपके सवाल अगर देखा जाए तो 4 सवाल बन रहे हैं, इनमें से कोई भी टिप्पणियां टाइप है, ये तो उपलब्धियां, तो बाकी ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य काल। तो ये हुआ यूनिट 3। अब अपन पढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। ज्यादा सवाल नहीं बन रहे, सिर्फ इस तीसरी यूनिट में व्यक्तिगत परिचय थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बाकी इसमें भी कोई ज्यादा नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत पड़ रही हो। अब अपन पढ़ रहे हैं यूनिट 4, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन फिर भी सवाल कितने बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। यूनिट 4 ज्यादातर इन सब कालखंडों के बाद में हिंदुस्तान में एक स्वर्ण काल आया था, और वो स्वर्ण काल था गुप्त काल का। गुप्त काल के किन शासकों के बारे में ज्यादा पूछा गया है उसके बारे में अपन एक बार देख लेंगे कि इसमें है क्या क्या। गुप्त काल है पूरा, और गुप्त काल में 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी इसको कहते हैं, और तीसरा है चंद्रगुप्त, हाँ समुद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इन तीनों की उपलब्धियां आपको पूछी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त काल में 3 राजाओं के उल्लेख है, इन 3 में से किसी एक राजा के उल्लेख के बारे में पूछा जाएगा, या तो समुद्रगुप्त आएगा, या चंद्रगुप्त द्वितीय पूछा जाएगा, या स्कंदगुप्त। एक तो यहां से सवाल बनेगा गुप्त काल में। दूसरा पूछा जाएगा गुप्त कला, इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लगभग 60% आने की संभावना है इसकी। या तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत डेफिनेट सवाल है, और या गुप्त कला डेफिनेट है। इस गुप्त कला में क्या पूछा जाएगा? कला, साहित्य एवं विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान की क्या उपलब्धियां रही, क्या योगदान रहा गुप्त कला का, साहित्य का क्या, साहित्य के क्षेत्र में क्या रहा, और कला के क्षेत्र में क्या रहा, ये दूसरा सवाल पूछा जाएगा, और एक यहां से पूछा जाएगा। ये लगभग आपको पूरा क्लियर करना ही करना है। इसका मतलब यहाँ आपके बहुत बढ़िया चीज है, मैंने अभी सिलेबस में देखी है आपके, कि ज्यादातर जो तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट, इसमें पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य के बारे में दे रखा है। गुप्त साम्राज्य सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी यूनिट गुप्त साम्राज्य पे है। तो क्या चीज आई, मौर्य, अगर मौर्य संस्कृति को देखा जाए या मौर्य काल को देखा जाए, तो उसमें तो फिर भी उसके मौर्योत्तर काल के जो कुछ व्यक्ति विशेष बड़े बड़े कैरेक्टर है उनको भी पूछा गया है। लेकिन 4th यूनिट में तो पूरा गुप्त काल है। पहले में 3 राजाओं के उल्लेख है, जिनमें से एक गारंटेड सवाल है, दूसरा गुप्त कला है जो गारंटेड है, और तीसरा इसमें गुप्त के पतन के कारण पूछे हैं, गुप्तों के
पतन के कारण, ये सवाल 3 बन रहे हैं, आपके सामने पड़े हैं। तीनों में से एक राजा का उल्लेख पूछा जाएगा, एक गुप्तों के पतन के कारण के बारे में पूछा जा सकता है और एक गुप्त कला के बारे में। तो आप याद रख लेना, अगर इनमें से कोई 2 पूछे गए तो ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर 2 नहीं पूछे गए हैं तो एक यहाँ से लिया जा सकता है, और गुप्त कला डेफिनेट है, एक यहाँ से आएगा। और लगभग जो गुप्त कला है वो और प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है, ये निबंधात्मक सवाल में ही आने की संभावना है। 15-15 नंबर के सवाल बनने की पूरी संभावना है इनकी, पर अपने पूरा हिसाब से ही तैयार करके जाना है, अपन किसी के भरोसे या मोस्ट सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सवाल ही 3 बन रहे हैं तो 3 सवाल क्लियर करके ही जाना है। ये है यूनिट 4। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें गुप्त कला बड़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 60% संभावना है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत 60% है, और मौर्य कला भी 60% पूरी संभावना है कि सवाल आपको आएगा। इसके अलावा अगर अपने देखा जाए तो यूनिट 5 पे क्या है, लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 में भी वापस गुप्त प्रशासन को दिया। आप एक चीज क्लियर करो, गुप्त कितना बड़ा योगदान रहा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में, कि गुप्तों के ऊपर एक पूरी यूनिट थी, और इसके अलावा 5वीं यूनिट में भी इसका एक भाग दे रखा है, और वो दे रखा है गुप्त प्रशासन का। अब मैं बताता हूँ कि इसमें है क्या क्या। एक तो इसमें गुप्त प्रशासन है, एक है हर्षवर्धन, तीसरा है भारतीय संस्कृति में चोल, चालुक्य एवं पल्लवों का योगदान। ठीक है, तो 3 सवाल तो आपके ये है। इसके अलावा जो इन्होंने दिया है वो दिया है सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, और इसी के साथ दिया है मिहिर भोज प्रतिहार। इसके अलावा मुसलमानों के भारत आक्रमण के प्रभाव, और एक है पृथ्वीराज चौहान। यानी ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अपने बड़ी यूनिट है तो उस हिसाब से ही तैयारी करके जाना है, किसी मोस्ट के चक्कर में यहाँ भी अपने को नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, गुप्तों के बारे में लगभग अगर देखा जाए तो 4थी यूनिट में पूछा जा सकता है पूरा। अब जो 5वीं यूनिट है, इसमें गुप्तों के बारे में एक चीज दे रखी है, गुप्त प्रशासन की। तो एक गुप्त प्रशासन, एक हर्षवर्धन की उपलब्धियां पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। तो 1, 2 और तीसरा भारतीय संस्कृति में चोल, चालुक्य या पल्लव, इनमें से किसी एक का पूछा जाएगा, या चोलों का, चालुक्यों का या पल्लवों का योगदान पूछा जाएगा। लगभग 7 नंबर पे पूछा जाता है। तो तीसरा संभावना यहाँ से है, एक सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, और एक मुसलमानों के भारत आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। और इसमें ज्यादातर महमूद गोरी और महमूद गजनवी, यानी मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के जो भारत आक्रमण हुए, उस आक्रमणों के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े या क्या परिणाम निकले, इनके बारे में पूछना है। और एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना है, और मुसलमानों के भारत आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े, विशेष करके गोरी और गजनवी के, तो उनके बारे में पढ़ना। यहाँ से सवाल आने आना है। एक सर्वोच्चता के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसको पूछा जाएगा, और मेरे हिसाब से सर्वोच्चता के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष है, अगर उसको पूछा गया तो वो 15 नंबर में ही आएगा। मिहिर भोज प्रतिहार जरूर 7 नंबर में आ जाए, बाकी ये लगभग 15 नंबर में आने की संभावना है। और भारतीय संस्कृति में चोल, चालुक्य, पल्लव 7 में, हर्षवर्धन अगर आया तो बड़ा ही आएगा, और एक गुप्त प्रशासन है। पर आप मेरे ख्याल से यहाँ से 2 से लेकर के जो 5 है, 4 सवाल है यहाँ, और 4 में से 3 आएंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। किसके ऊपर? हर्षवर्धन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। एक सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, और एक मुसलमानों के भारत आक्रमण या पृथ्वीराज चौहान, ये साथ में ही लेना है। ये तीनों में से सवाल आने फिक्स है, और एक हर्षवर्धन अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 4 सवाल तो बन ही रहे, और 4 में से 3 की लगभग पूरी संभावना है कि आपके सामने ये सवाल आएंगे।
इसका मतलब ये यूनिट है जो जितनी बड़ी थी, बाकी सभी यूनिट में लगभग 3 या 4 अधिकतम सवाल बन रहे थे, यहाँ 5-5 सवाल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ भी 3 ही आएंगे, 2 कोई भी लेफ्ट हो सकते हैं। तो मेरी जो राय है उस हिसाब से आप अगर इन चीजों को पढ़े, गुप्त प्रशासन को अगर इग्नोर भी कर देते हो तो गुप्त प्रशासन लगभग है कि अथवा में भी आता है 7 नंबर में 2, तो उसमें से कोई एक ही करना है, तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें। भारतीय संस्कृति में चोर चालुक्य पल्लव गारंटेड है, 7 नंबर में आने की पूरी संभावना है इसकी। हर्षवर्धन की भी संभावना है, सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष भी है, और मुसलमानों के भारत आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े ये भी है। तो इस प्रकार ज्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं। 3 के हिसाब से पढ़े तो 4 यूनिट में लगभग 3 सवाल बन रहे थे, तो कितने सवाल बने? 1 यूनिट से अगर 3 बन रहे हैं तो 4 यूनिट से 12 सवाल बन रहे हैं, और यहाँ 4 बन रहे हैं, तो 16-17 सवाल है, और 17 में से 15 सवाल वहां आते हैं। कितने सवाल आने की संभावना? पूरी 15 आते हैं, 10 आते हैं लघुतरात्मक में, 5 आते हैं निबंधात्मक में, तो 15 हुए। अब 15 सवाल जब आपके सामने पूरे के पूरे यूनिट वाइज देखते हो तो आ ही रहे हैं, सवाल ही इतने बन रहे हैं, तो फिर मोस्ट के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? कोई मोस्ट नहीं है, पूरा टॉपिक ही मोस्ट है। मोस्ट के चक्कर में रहे तो फालतू फंस जाओगे, इसलिए यूनिट वाइज ही पढ़ लो। यूनिट वाइज भी सवाल अपने पास 17-18 ही बन रहे हैं, एक सीरीज भी 25-26 सवाल लेकर के आ रही है, और फिर भी कोई कंफर्म नहीं कि कहां से आएगा। इसलिए यूनिट वाइज पढ़ो, आपका फायदा होगा और मार्किंग भी अच्छी जाएगी, और हर सवाल आप अटेंड कर लोगे, वरना हर सवाल के टच में नहीं जा पाओगे आप लोग। ये है अपने भारत के इतिहास बीए प्रथम वर्ष परीक्षा से पूर्व अपने जो पाठ्यक्रम पूरे चर्चा करते हैं, आपने अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में लास्ट में जाकर के जो मैंने बताया उस सवाल को आप क्लियर करते जाना। ये परीक्षा पूर्व पाठ्यक्रम पर काफी चर्चा थी, इसको जरूर देख करके जाओ, आपको अच्छे मार्किंग आने की पूरी संभावना रहेगी। बस एक ही है चीज, मोस्ट के चक्कर में मत उलझना कि ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट ही है, और सब आ रहे हैं। 17 सवाल बन रहे हैं, और 17 में से मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि 15 सवाल वहां आते हैं, तो आपके लिए कोई गलत नहीं है सौदा। ये पढ़ करके चले जाओ, आप लगभग कंफर्म हो जाओगे कि क्या चीज आ रही है, और जब पेपर आ जाए तब आप निश्चिंत हो जाओगे कि वास्तव में सवाल यहाँ से आए हैं। आप उस वीडियो को मैच करते जाना वहां से। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बीए प्रथम वर्ष में ही द्वितीय जो प्रश्न पत्र है भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, उसको लेकर के आएंगे, और उसके ऊपर भी अपन यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। वो भी इजी पेपर है, कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है, और उस पर भी अपन एक सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।